हरिओम। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने हया छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आप किसी भी राज्य की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपसे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित और इनकी विशेषताएं क्या हैं, ये अधिनियम क्या थे। दोस्तों, एक अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटिव वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और शिक्षक भर्ती परीक्षा के वीडियोस होते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, प्लीज यदि यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो लाइक करें। तो बगैर देर किए स्टूडेंट्स, आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है ये पॉलिटी से संबंधित है, भारतीय राजनीति से संबंधित है, जिसमें आज हम आपको 73वां संविधान संशोधन और इसके कुछ प्रावधानों को बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप किसी भी राज्य के पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से निश्चित रूप से आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बगैर देर के स्टूडेंट्स, आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है ये भारत में पंचायती राज अधिनियम या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और जो ये पंचायती राज व्यवस्था या अधिनियम है ये 73वां संविधान संशोधन भारत में हो जाने के बाद में लागू हुआ था। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा था। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि सबसे पहले गांधी जी ने एक विचार प्रस्तुत किया था ग्रामीण विकास संबंधित। उस विचार को हम कहते हैं सर्वोदय विचारधारा या सर्वोदय समाज का विकास कैसे हो। सबसे पहले गांधी जी ने इसमें अपने विचार प्रस्तुत किए थे। सर्वोदय का मतलब है दोस्तों सभी का उत्थान, सभी का विकास। एक भारत में गांधी जी का उद्देश्य ये था कि भारत में हमें एक इस प्रकार के समाज का निर्माण करना है जो पूर्णतः शोषण से मुक्त हो, जो समावेश पर आधारित हो। समावेश का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव लोगों से ना किया जाए, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को अपना संपूर्ण विकास करने के पर्याप्त अवसर दिए जाए। ये गांधी जी की सर्वोदय समाज की विचारधारा थी। इसी पर आधारित हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जी रहे नेहरू जी, इनके द्वारा सबसे पहले 1952 में एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया जो मुख्यतः गांव या ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ही आधारित था, जो मुख्यतः ग्रामों से संबंधित था। इसको हम कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इनके बारे में दोस्तों हम विस्तृत आपको बताएंगे किसी वीडियो में कि सामाजिक विकास कार्यक्रम भारत में क्या था, कैसे ये असफल हुआ। हालांकि जो थोड़ा सा हम आपको बताएं, कभी यदि आपसे पूछा जाए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भारत में शुरुआत कब हुई, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भारत में शुरुआत होना है 1952 में, नेहरू जी के प्रधानमंत्री के कालखंड में। ठीक है दोस्तों, 1952 में ये भी एक प्रकार का उसी प्रकार का कार्यक्रम था जिसमें मुख्यतः ग्रामों का विकास, ग्रामों का उत्थान करने के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। लेकिन किन्हीं कारणों से इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो सका और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफल के बाद में सरकार ने भारत में ग्राम पंचायतों का ग्रामीण विकास कैसे हो सके, इसके लिए बहुत सी समितियों का गठन किया, बहुत सी समितियां बनाई। समितियों ने अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय में सरकार को सौंपी। सरकार ने उनमें से कुछ रिकमेंडेशन मतलब कुछ बातों को, कुछ सुझावों को मान लिया, कुछ सुझावों को नहीं माना। तो ये भी हमें पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पढ़ना होता है। पूरी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद जितनी भी समितियों का गठन हुआ है
इन सभी के बारे में भी हमें पढ़ना होता है। कुछ समितियों का सीक्वेंस क्या रहा, आज हम केवल आपको इतना यहां पर बता रहे हैं। बाकी फिर एक वीडियो में हम आपको इन पूरी समितियों के बारे में बताएंगे कि किस समिति ने एक स्तरीय पंचायत व्यवस्था दी, किसने 2, किसने 3, किसने 4, कौन कौन से राज्यों में 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय पंचायतों का गठन किया गया है। ये हम किसी अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहां से आपको 2 तारीख याद रखना है। अच्छा, और एक चीज और आप ये समझ जाओ कि जो भारत में पंचायती राज अधिनियम लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, ये क्यों लाया गया। तो दोस्तों यहां आपको ये समझना है कि हमारा भारत का जो अधिकांशतः समाज है, अधिकांशतः जो भारत की जनसंख्या है, ये गांव में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है भारत में, लगभग 72% जनसंख्या गांव में निवास करती है भारत की। अब जैसे मान के चलो किसी गांव में आप रह रहे हो और आपको वहां नालियों का निर्माण करवाना है, आपको वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, आपको वहां शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां हाट बाजार आदि भी नहीं लग रहे हैं, आपकी स्थानीय समस्या है। तो आप उस स्थानीय समस्या को कहां लेकर के जाओगे? सीधे आप दिल्ली या भोपाल, प्रदेश की राजधानी या देश की राजधानी में तो सीधे आप किसी समस्या को ले नहीं जा सकते। क्या सभी लोग वहां पहुंचेंगे तो वहां उन समस्याओं का निपटारा आसानी से संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने ये पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन, हम इसको कह सकते हैं। स्थानीय स्वशासन का दोस्तों मतलब ये होता है कि स्थानीय स्तर पर आपकी समस्याओं का निपटारा किया जा सके, लोकल में ही। स्थानीय स्तर पर आपके लिए कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हो सके, आपकी जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है ये स्थानीय स्तर पर हो सके, इसके लिए दोस्तों स्थानीय स्वशासन लाया गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि आपके यहाँ पंचायत है, अब यहाँ यदि आपको कोई समस्या जाती है, ठीक है, पानी नहीं आ रहा आपके पास में, सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, व्यवस्थित साफ सफाई, तो आप वहां के पंचायत के प्रधान से या पंच से मिलकर के स्थानीय स्तर पर आप इन समस्याओं को आसानी से निपटा सकते हो। अभी हम आपको बताएंगे कि इसीलिए ये जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो स्थानीय स्वशासन है, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, केंद्रीकरण पर आधारित नहीं। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी समितियों का गठन हुआ। सबसे पहले 1952 में आना है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये असफल हो जाना है। इसके बाद आना है बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों ये बलवंत राय जो मेहता है, वर्तमान में पंचायती राज अधिनियम जो भारत में लागू किया गया, जो 73वां संविधान संशोधन था, ये मुख्यतः बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, जो सिफारिशें थी, इन्हीं पर आधारित है मुख्य रूप से, ये याद रखना, ठीक है। भारत में पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो ये बलवंत राय मेहता समिति थी जो जिसका गठन 1956 में हुआ। 1957 में इसने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी। सरकार को वो सिफारिशें जो अच्छी लगी वो पंचायती राज अधिनियम में सरकार ने ज्यों की त्यों रख दी। इस बलवंत राय मेहता के बाद आता है दोस्तों अशोक राय मेहता समिति। इसके बाद आती है पीवी के राव समिति, फिर आती है एलएम सिंघवी समिति और लास्ट में बनती है पीके थुम्मन समिति। अब यदि यहां से प्रश्न आता है कि कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राव मेहता समिति, पीवी के राव समिति, एलएम सिंघवी समिति और पीके थुम्मन समिति लास्ट में आई 1988 में। ये सभी समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। इनको आप याद कर लें। आप चाहें तो कोई ट्रिक बना लें, ठीक है, कोई ट्रिक बना सकते हैं आप। बीए, ठीक है, बीए पास करके एलएलबी करने वाले ने गन चला दी, ऐसे करके कोई आप ट्रिक बना लेना और क्रम से इसको चला लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत में पंचायती राज अधिनियम। तो जो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू किया गया, ये संविधान में कौन से संशोधन के अंतर्गत किया गया, तो ये कहलाता है 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 1992 में किया गया। तो ये जो पंचायती राज अधिनियम कहलाता है दोस्तों, इसको आपको पूरा कहना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। कहीं कभी कभी 93 भी आ जाता है, 93 भी सही है, क्योंकि ये बनने के बाद में 93 में ही लागू हुआ था, पर 92 ऑप्शन आता है तो 93 नहीं आता, 93 आता है तो 92 नहीं आता। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ, ठीक है। अब इसके बनने की जो प्रक्रिया है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो पंचायती राज अधिनियम का जो विधेयक था, ये सबसे पहले लोकसभा में लाया गया। ये तारीख दोस्तों बिल्कुल ज्यों की त्यों पूछी जाती है, इनको आप मेमोराइज करें। लोकसभा में लाया गया ये 22 दिसंबर 1991 को। जब लोकसभा से पारित हो गया, मतलब पास हो गया, फिर ये राज्यसभा में गया 23 दिसंबर, देखो एक दिन बाद, एक दिन का डिफरेंस है, 23 दिसंबर 1991 को राज्यसभा से ये पंचायती राज का जो बिल था
ये पहले दोस्तों ये बिल कहलाते हैं। जब राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वही बिल अधिनियम या एक्ट का रूप ले लेता है और वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा में 23 दिसंबर 1991 को गया। फिर ये तारीख भी आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया। मतलब सीधी सी बात ये होगी कि राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कब कर दिए, तो 20 अप्रैल 1993। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर इस पर हो जाते हैं, बिल पर, पंचायती राज बिल पर, और फिर ये क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो इस तारीख को भी आप मेमोराइज करें, याद करें। इसके बाद में 24 अप्रैल 1993 को गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, सरकार का श्वेत पत्र जारी होता है। जो भी नए नियम कानून बनते हैं ये उसी में जारी किए जाते हैं। तो ये कब जारी हुआ गजट नोटिफिकेशन में, 24 अप्रैल 1993। मतलब भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया, तो यहां से आपको तारीख याद रखना है 24 अप्रैल 1993। ठीक है, और ये जो 24 अप्रैल 1993 का जो दिन है ये याद रखने के लिए भारत में 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना 24 अप्रैल। ठीक है, पंचायत राज दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है, याद रखना 24 अप्रैल, क्योंकि 24 घंटे कुछ लोग गांव में रहते हैं, ऐसे करके आप पंचायतों में रहते हैं 24 घंटे, ऐसे आप याद रख सकते हो। 24 अप्रैल पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। अब कभी कभी आपको ये प्रश्न आता है कि जब ये पंचायती राज अधिनियम भारत में पास हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, या किस प्रधानमंत्री या किस राष्ट्रपति के शासन पीरियड में पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू हुआ। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी उस समय में राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये तो मध्य प्रदेश से ही है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम का जनक या पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो हमने आपको अभी बताया बलवंत राय मेहता। ठीक है, यहां आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता। आप देखो बलवंत राय और हम मेहता और लिखेंगे तो बलवंत राय और मेहता 3 शब्द हो जाते हैं। तो 3 शब्द हो जाते हैं तो दोस्तों यहां से आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता जो समिति थी इसने त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की थी पूरे भारत में। वो त्रिस्तरीय पंचायतें क्या होती हैं, अभी हम आपको आगे इसकी विशेषताओं में। दोस्तों हम ये कह रहे थे, तो जो ये पंचायती राज अधिनियम है, ये यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कितने राज्यों की स्वीकृति के बाद ये पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया भारत में, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 17 राज्यों की स्वीकृति के बाद भारत में पंचायती राज अधिनियम को लागू कर दिया गया। और ये शर्त रखी गई थी कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी ऐसे राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है। अब यहां से फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। लेकिन यदि कभी आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है भारत में, तो फिर इसके बाद में राजीव गांधी जी के द्वारा अधिक प्रयास किए गए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में भारत में। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर सबसे पहले चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश में चुनाव का विवाद लगभग बना रहता है, तो यहां से आपको याद रखना है या ये कह देना है कि पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर सबसे पहले चुनाव करवाने वाला जो प्रथम राज्य था वो था मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा था, मध्य प्रदेश ने 1994 में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर चुनाव करवाए थे। इसलिए दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में मध्य प्रदेश का भारत में सबसे अधिक योगदान होने के कारण जब भी कभी भारत में पटवारी एग्जाम वगैरह मध्य प्रदेश में या भारत के किसी भी राज्य में होते हैं तो मध्य प्रदेश का पंचायती राज व्यवस्था हमें अलग से पढ़ना होती है। एक दोस्तों इसमें हमने आपको मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में नहीं बताया है, हम एक और अन्य वीडियो अलग से आपको लेकर के आएंगे जिसमें हम स्पेशली मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे। अब हम देखते हैं यदि कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर सबसे पहले किसने गठन किया, किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था के का गठन किया सबसे पहले, तो गठन में आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंखों में गांठें वगैरह पड़ जाए तो
दिखता नहीं है, ऐसे करके आप याद रखना, आंध्र प्रदेश ने। और यदि आपसे कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम बनाया अपने राज्य में, तो जब कोई भी नियम बनाया जाता है अब किसी भी राज्य में तो बहुत नाटक करना पड़ता है। तो सबसे पहले पंचायती राज अपने राज्य में किसने बनाया, तो कर्नाटक ने। चुनाव करवाया एमपी ने, और सबसे पहले पंचायतों का गठन किया किसने, आंध्र प्रदेश ने। 3 डाटा आपको याद रखना है। अब हुआ क्या कि जब भारत में ये 73वां संविधान संशोधन 1992 हो गया, तो इसकी उपलब्धि क्या रही दोस्तों, तो इसकी उपलब्धि ये रही कि अब जो पंचायती राज व्यवस्था थी, अब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया, क्योंकि ये व्यवस्था संविधान में दर्ज हो गई। मतलब सभी राज्यों को अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना होगा, ये अनिवार्यता हो गई। कभी यदि आपसे पूछा जाए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया, तो आपको कहना है 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया या संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें जो ये अधिनियम पारित किया गया, जो अधिनियम पास किया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें हमारे संविधान में क्या परिवर्तन किए गए, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है या पेन कॉपी उठा करके आप इनको नोट कर सकते हैं। तो संविधान में क्या परिवर्तन किए गए, सबसे पहले तो संविधान में भाग 9 में परिवर्तन किया गया। भाग 9 में एक एक्स्ट्रा तथ्य रखा गया, और उसमें उस भाग 9 में जो एक एक्स्ट्रा शीर्षक रखा गया उसका नाम क्या रखा गया, केवल पंचायत। ये भी पूछा गया है किसी एग्जाम में कि भाग 9 में शीर्षक क्या रखा गया था जब पंचायती राज संशोधन किया गया था। तो संविधान के भाग 9 में परिवर्तन किया गया और एक शीर्षक रखा गया, परिवर्तन नहीं एक्स्ट्रा जोड़ते जाते हैं, एक शीर्षक रखा गया क्या, पंचायत। फिर जब ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ भारत में, तो उस समय तक 10 अनुसूचियां संविधान में चल रही थी। तो फिर क्या हुआ कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो ये 1992 में जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 अनुसूचियां थी, 10 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में थे। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और दोस्तों इस 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए। 29 विषय का मतलब क्या होता है, 29 विभाग। विषय मतलब 29 डिपार्टमेंट किसे सौंपे गए, पंचायतों को सौंपे गए, किसमें, 11वीं अनुसूची में। अब यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायतों को 29 विभाग या विषय सौंपे गए हैं, या कहेंगे कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विभाग या विषय सौंपे गए हैं। अब दोस्तों यहाँ विषय का मतलब वही होता है कि विभाग जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या पशुपालन है, कांजी हाउस है, 12मासी सड़कों का निर्माण है, हाट बाजार है, ठीक है, ये विषय कहलाते हैं, शमशान है। तो इस टाइप के ऐसे हम बताएंगे, एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि 29 विषय कौन कौन से हैं जो पंचायतों को सौंपे गए हैं, कि इनके अंतर्गत आपको कार्य करना है, इन विषयों की देखरेख आपको करना है। तो एक व्यवस्था ये हो गई कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 19 विषय दिए गए, और परिवर्तन क्या हुआ, संविधान में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कितने, संविधान में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कभी आपसे पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, तो दोस्तों ये 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। और ये कहां से कहां तक थे, ये भी प्रश्न आपसे बनता है। ये 16 नए अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 243 से 243 ड़ा। जैसा कि आपको पता होगा कि संविधान संशोधन 2 प्रकार से होता है, हिंदी भाषा में अलग होता है और इंग्लिश भाषा में अलग होता है। तो जब 2 भाषाओं में होता है, तो यदि आप मतलब ये अनुच्छेद भी भारतीय संविधान में 2 भाषाओं में आपको मिलते हैं। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि हिंदी में यदि पूछा जाए तो अनुच्छेद 243 से 243 ड़ा यहां तक जोड़े गए, ठीक है। 243 को शामिल करोगे और ड़ा तक आप जोड़ोगे तो 16 अनुच्छेद हो जाएंगे। और यदि आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है दोस्तों, तो ये 243 से 243 ओ लिखा होता है इंग्लिश में, ठीक है। ओ की पोजीशन वैल्यू कितनी है इंग्लिश अल्फाबेट में, 15 पे आता है। तो 15 ये हो गए, ए से लगा के ओ तक, और एक हो गया 243, इसमें कोई है नहीं, तो एक ही है, तो कितने हो गए, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। दोस्तों इन अनुच्छेदों को लेकर के हम एक वीडियो आपको बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि 243 में क्या है, 243 का में क्या है, खा में क्या है, गा में क्या है, ये भी आपको मेमोराइज करवाएंगे, करना है।
एग्जाम में पूछा जाता है। अलग से वीडियो लाएंगे हम ये 16 अनुच्छेद का, जिसमें गठन, वित्त विभाग की स्थापना, वित्त आयोग की स्थापना, बहुत सारी बातें इसमें आपको हम बताएंगे। आगे अब हम देखते हैं दोस्तों, 29 विषय पर चर्चा हो गई। हाँ, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में, ये किस देश की देन है? तो यहां आपको याद रखना है ये रूस की देन है। रूस के संविधान से ये हम व्यवस्था पंचायती राज को लाए हैं। ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि इस संविधान संशोधन के पहले से संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा था जिसमें राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया था? राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया था। तो दोस्तों ये दिया गया था अनुच्छेद 40 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, इसमें अनुच्छेद 40 क्या कहता है? पहले से कहता था ये कि राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40, ये याद आपको रखना है। अब हम पंचायती राज व्यवस्था का जो आपको इतिहास बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इतिहास हमें इसके पहले का और समझ लेना है। तो वो ये समझ लेना है कि इसके पहले, ये अधिनियम पारित होने के पहले नेहरू जी भी चाहते थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था, पहले प्रधानमंत्री जी भारत के जो रहे, नेहरू जी भी ये चाहते थे कि गांधी जी के जो सर्वोदय विचार है, इसकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके। तो उनने इसके पहले, संविधान संशोधन लागू होने के पहले ही एक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कर दिया था। तो यहां से भी आपसे प्रश्न बनते हैं, इसको आइए समझ लेते हैं। तो पूर्व में, इसके पूर्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का व्यवस्थित उद्घाटन किया था। यहां से पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्थित घोषणा की थी। कितनी तारीखें याद रखें, किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब करी थी? गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को 1959, ये तारीख याद रखना, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। तो यही हम आपसे कह रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला या अपनाने वाला जो प्रथम राज्य है, तो इसमें आपको राजस्थान ही दोस्तों कहना है। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमने आपको बता दिया था कि बलवंत राय मेहता, हाँ ये पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की, जैसे कि मध्य प्रदेश में है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है, ग्राम पंचायत से बड़ी जनपद पंचायत और जनपद पंचायत से बड़ी जिला पंचायत। ठीक है, इनको हम बाद में समझाएंगे आपको। तो ये बलवंत राय मेहता ने कितने स्तरीय व्यवस्था दी? तो आपको कहना है त्रिस्तरीय। हमने ट्रिक से बताया था, बलवंत 1, राव 2, मेहता 3। इसमें खुद 3 शब्द लिखे हैं, यहीं से आपको याद रखना कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी है? बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन, सिफारिशों पर आधारित थी ये। और अब वर्तमान में भारत में कौन सी लागू है? ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ही लागू है अधिकांश राज्यों में। अब कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया है कि जब ये 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की, तब राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के, प्रधानमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? उसमें नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया जी का। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो हमने आपको बता दिया। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था ना अपनाने वाले राज्य, ये भी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 3 राज्य थे, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, ये विशेष राज्य थे उस समय भारत के। तो यहाँ कुछ व्यवस्था, मतलब यहाँ कुछ छूट सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इनको दी गई थी। तो 3 राज्य याद रखना। हालांकि अब तो जम्मू कश्मीर में आदेश भी कर दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था यहाँ लागू की जा रही है जब से अनुच्छेद 370 हटा है, उसके बाद से। फिर हम देखते हैं कि जनजातीय परिषद पहले से लागू होने से 3 राज्य भारत के और थे जिनने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को नहीं अपनाया। इनको भी आप नोट कर लें। उसमें था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ठीक, कोई भी ट्रिक याद रख लेना, मेमेना ऐसे करके याद रख लेना, शुरू के अक्षर। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इनने भी त्रिस्तरीय व्यवस्था को नहीं अपनाया। दोस्तों आगे अब हम आपको बताने वाले हैं, देख लेते हैं अपन पंचायती राज व्यवस्था के कुछ संवैधानिक प्रावधान या पंचायती राज व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं? जो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया था, उसकी विशेषताओं को हम देख लेते हैं। तो ये 3 टियर था, 3 स्तरीय था। इस पे तो हम आपको पहले से बता चुके। 3 टियर किसने दिया? बलवंत राय मेहता ने दिया। तो जो पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था, वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? सबसे निचला जो स्तर होता है दोस्तों, ये होता है ग्राम पंचायत का। एक से अधिक ग्राम पंचायतों से मिला के क्या बनती है? एक जनपद पंचायत। इस जनपद पंचायत को ब्लॉक समिति या ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत कई राज्यों में
अलग अलग राज्यों में दोस्तों इनके अलग अलग नाम है, हम आपको एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस स्तर की पंचायत के क्या नाम है, किन राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायतों से मिलकर बनती है एक जनपद पंचायत जिसको ब्लॉक समिति या क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत कहते हैं। अनेक जनपद पंचायतों से मिलकर बनती है जिला पंचायत, कई राज्यों में जिला पंचायत को जिला परिषद भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत कार्यकारी निकाय होती है, मतलब निम्न स्तर पे सबसे कार्य ज्यादा यही करवाती है। जनपद पंचायत भी कार्यकारी निकाय होती है, लेकिन जो जिला पंचायत होती है इसे सलाहकारी या पर्यवेक्षण निकाय कहा जाता है। ये कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सलाहकारी या पर्यवेक्षण निकाय किस संस्था को कहते हैं, तो उसमें जिला लिखा होता है। ठीक है, जिला पंचायत या जिला परिषद। क्यों? क्योंकि ये जो जिला पंचायत है या जिला परिषद है, ये जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों को सलाह देने का कार्य करती है और इनके कार्यों की देखरेख करती है, इसलिए इसे पर्यवेक्षण निकाय कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन की जो पंचायती राज व्यवस्था थी भारत में, ये दोस्तों सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जिस स्थान पे आप रह रहे हो, देखो केंद्रीकरण का मतलब है कि सब कुछ आपको दिल्ली से करवाना होगा, मतलब केंद्र से। कहां से करवाना होगा? केंद्र सरकार से। कोई भी आपको कार्य करवाना तो सीधे आप केंद्र सरकार के पास तो जा नहीं सकते। आप अपने निम्न स्तर पे जहां भी आप रह रहे हो, चाहे वो शहरी निकाय हो, चाहे वो पंचायत निकाय हो, तो वहीं आपकी लोकल की समस्याओं को हल किया जा सके, तो ये कहलाता है दोस्तों सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब निम्न स्तर की संस्थाओं के लिए भी कुछ कानूनन अधिकार दिए जाना। ठीक है, ये कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो ग्राम पंचायतों को हमने आपको बताया कि 29 विषय यहाँ दिए गए हैं, 29 विभाग दिए गए, तो ये कहलाता है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। मतलब सबसे निम्न स्तर की संस्थाओं को भी अधिकार दिए गए हैं अपना कार्य संपन्न करवाने की। ठीक है, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है। इसके बाद में कभी यदि आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ क्या है, तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति, यह अर्थ होता है किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, अब इसमें यह कहा गया कि भाई पंचायतों का निर्वाचन कौन करवाएगा? पंचायतों का निर्वाचन कौन करवाएगा भारत में? तो दोस्तों पंचायतों का निर्वाचन करवाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। मतलब इसमें यह कहा गया था कि एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ये प्रावधान इसमें है। ठीक है, समझते जाएं विशेषताओं को। अब इसमें यह कहा गया कि जो पंचायत राज होगा या पंचायती राज होगा या जो पंचायतें होंगी, ये पंचायतें किस सूची का विषय होंगी? जैसे 3 सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो दोस्तों यहां से याद रखना, जो पंचायत होगी वो राज्य सूची का विषय होगा। मतलब राज्य सरकारें अपने यहां पंचायतों से संबंधित नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होंगी, किसी की बाध्यता नहीं होगी। राज्य की सरकारें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नियम खुद ही बना सकती हैं, स्वतंत्र हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, कई मामलों में हाई कोर्ट तक दखलंदाजी नहीं कर सकता। सरकारें जैसा चाहती हैं पंचायती राज में वैसा संशोधन कर सकती हैं अपने अपने राज्यों में। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में SC ST और OBC की जो अदर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ा वर्ग की जो सीटें हैं, इनके लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण निश्चित रूप से दिया जाएगा। ऐसी भी चर्चा पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। ठीक है, जैसे किसी, ठीक है बाद में हम समझाएंगे, बहुत सारी बातें, समय ज्यादा हो रहा। ठीक, आगे हम देखते हैं कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानसभाएं। हालांकि सभी के लिए राज्य विधानसभाएं ही कानून बनाती है। ठीक है, राज्य की विधानसभाएं ही पंचायती राज में कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इनके निर्वाचन के लिए कानून कौन बनाएगा? राज्य की विधानसभाएं। आगे दोस्तों कह रहे हैं कि राज्य का जो राज्यपाल होगा ये किसका गठन करेगा? तो उसमें वित्त आयोग की भी चर्चा की गई है। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा राज्यपाल। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। वित्त आयोग का कार्य क्या होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। पंचायतों के लिए वित्त की व्यवस्था करना, धन का आकलन करना और पर्यवेक्षण करना, जांच करना कि पैसा सही जगह लग रहा कि नहीं, ये कार्य किसका होगा? वित्त आयोग का होगा। ठीक है, इसमें कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं इनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। शुरुआत में तो 1/3 आरक्षण किया गया था महिलाओं के लिए, मतलब 1/3 का मतलब 33%।
ठीक है, 1/3 मतलब 33%। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। अब यदि कभी आपसे ऐसा प्रश्न आता है कि पंचायती राज व्यवस्था में मध्य प्रदेश को में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है दोस्तों, तो ये 50% आरक्षण है। और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो बिहार था, याद रखना, ठीक है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को सबसे पहले 50% आरक्षण दिया गया था। आगे हम ये देखते हैं कि इसमें ग्राम पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक अधिकार किसे दिए गए हैं, तो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों किसे, ग्राम सभा को, ठीक है। ये पंचायतों में, हर पंचायतों में ये ग्राम सभा होती है। और हमारे जो 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इन तीनों राष्ट्रीय पर्वों के दिवस में निश्चित रूप से प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन होता ही है, जिसमें गांव से संबंधित समस्याओं को उठाया जाता है, उनको हल करने का प्रयास वहां ग्राम सभा में किया जाता है, ठीक है। इसे ग्राम सभा को व्यवस्थापिका कहा जाता है पंचायतों की। आगे हम आपको समझाएंगे, ग्राम सभा के एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, पूरी ग्राम सभा के अधिकार आपको हम बताएंगे, ठीक है। आगे बताएंगे किसमें निर्वाचन में जो निर्वाचन का समय जो रखा गया है, इसमें निर्वाचन का समय कितने वर्ष रखा गया है, तो पंचायतों का गठन जैसा कि आपको पता है 5 साल के लिए होगा, ठीक है। हालांकि चाहे पंचायत हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, शहरी निकाय हो, नगर निगम, नगर पंचायत, इसमें यदि न्यूनतम उम्र की बात की जाए दोस्तों, तो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 21 वर्ष, कभी 25 नहीं कह देना। 21 वर्ष के यदि आप हो गए हो तो पंच का, सरपंच का, जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आप बिल्कुल लड़ सकते हो, ठीक है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम का चुनाव आप लड़ सकते हो यदि आप 21 वर्ष की उम्र को पूरा कर गए हैं तो, ठीक। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि पंचायत के भंग होने पर, मतलब पंचायत यदि आपकी भंग हो गई, सरपंच की डेथ हो गई, या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरपंच को हटा दिया गया, या हम कहें कि सरपंच ने या किसी भी सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया, तो पंचायत भंग मानी जाती है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, तो ये कहा जाता है दोस्तों इसमें कि अधिकतम 6 माह में निर्वाचन, अधिकतम 6 माह में निर्वाचन हो जाना चाहिए, ठीक है। अधिकतम 6 माह में निर्वाचन हो जाना चाहिए। और अधिकतम 6 माह में जो निर्वाचन होगा, अब वो व्यक्ति कितने समय पद पे रहेगा, जितना समय शेष रह गया है 5 साल होने में, ठीक है। मतलब 2 व्यक्ति मिलके 5 साल ही पूरा करेंगे। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि भाई हम तो अभी सरपंच बने, अब हमें अभी 5 साल तो हुए नहीं, ऐसा नहीं होता। यदि कोई ग्राम सभा या ग्राम पंचायत 3 साल बाद भंग हो गई, तो शेष जो 2 साल बचते हैं, 5 का कार्यकाल होता, जो 2 साल शेष बचते हैं, अगला जो सरपंच होगा वो शेष कार्य अवधि में ही कार्य करेगा, ठीक है। ये होता है। और अधिकतम 6 माह के अंतर्गत चुनाव हो जाना चाहिए, निर्वाचन आयोग ये करवा देता है। और भंग होने पर अधिकतम 2 बार से ज्यादा चुनाव होते नहीं है, ठीक। आगे अब हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न कार्यक्रम। तो पंचायती राज व्यवस्था के जो सभी कार्यक्रम होते हैं, ये केंद्र स्तर पर या देश स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल रही है, सुचारू रूप से राज्य इसको चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, ये पूरा कार्यक्रम देखना होता है ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र सरकार का, ठीक है। और राज्यों में भी होते हैं ग्रामीण विकास मंत्री, राज्य सरकार की, ये राज्यों में देखरेख करते हैं, ठीक है। इसमें निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचन होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। और वयस्क मताधिकार आप खुद जानते हो कि 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को भारत में अपना मत देने का अधिकार है निर्वाचन में, इसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर इनमें निर्वाचन होते हैं, ठीक है। दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यहां हमने ये कहा था कि दिल्ली में नहीं है, दिल्ली ने लागू नहीं की, लेकिन दिल्ली ने उस समय लागू नहीं की थी। वर्तमान समय में दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था 2022 में वीडियो अपलोड कर रहा है तो है, ऐसा आप ध्यान रखें। इसके बाद में अधिकतम आय का स्रोत क्या होगा पंचायतों के लिए, आय कहां से प्राप्त होगी, तो देखो पंचायतें टैक्स तो लगाएंगी, पर जनता से उतना ज्यादा टैक्स आप नहीं वसूल सकते कि सभी ग्राम पंचायतों की व्यवस्था, जन कल्याणकारी कार्य पूरी किए जा सके। तो इनके लिए राजस्व की व्यवस्था या आय की व्यवस्था करने का स्रोत क्या होता है, तो यहां आपको निशान लगाना है सरकारी अनुदान। क्या होता है दोस्तों, सरकारी अनुदान। सरकार जो पैसा देती है जन कल्याणकारी योजनाओं पे, इससे ही पंचायतों का विकास किया जाता है गांव का, ठीक है। तो सरकारी अनुदान यहां आपको कहना है। इसके बाद में हाँ, यही हमने आपको बताया था कि करारोपण मतलब टैक्स लगाने की शक्ति किसे दी गई, तो टैक्स लगाने की शक्ति ग्राम पंचायतों को दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायतें जो दुकानें बनवाती हैं उन पर, नल पर, जल पर, ठीक है, ये टैक्स लगाती हैं, लोगों से कर वसूलती हैं। फिर ये चुनाव की व्यवस्था के संदर्भ में क्या कहा गया कि पंचायत का जो चुनाव होगा ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा।
मतलब ग्राम पंचायत का जो गठन होगा, सरपंच का गठन होगा, जनपद सदस्यों का गठन होगा, जिला पंचायत के सदस्यों का गठन होगा, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, दो प्रकार का निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन उस निर्वाचन को कहते हैं जिसमें जनता सीधे वोट डालती है। जैसे विधानसभा में विधायकों का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो गया, ठीक है, सांसदों को अपन चुनते हैं तो अपन खुद वोट डालते, पंच सरपंच को अपन जनता खुद वोट डालती, तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन दोस्तों उस निर्वाचन को कहते हैं जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। जनता ने पहले उनको चुना, अब वे किसी लोग को और चुनेंगे, किसी नेता को, तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब वोट डालते हैं या मत देते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा सांसदों का चुनाव, या मध्य प्रदेश में जनपद सदस्यों का चुनाव, या जनपद अध्यक्ष का चुनाव, या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, क्योंकि इनको सदस्य चुनते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नियोजन व विकास संबंधी सभी गतिविधियां किसे सौंप दी गई हैं, पंचायतों को। विकास संबंधी समस्त कार्य कौन करवाएगी, ग्राम पंचायत करवाएगी। ठीक है, यहाँ ये कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी कुछ मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं किया गया है। इसमें विधानसभा शक्तिशाली है, ऐसा पंचायती राज अधिनियम में कहा गया है। ठीक है, ग्राम सभा को इसमें क्या कहा जाता है, व्यवस्थापिका। ये उस पंचायत के लिए क्या करती है, कानून बनाने का कार्य करती है। इसके बाद में ये हमने आपको पहले बता दिया था कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये गांधी जी के सर्वोदय, सभी का उदय, सभी का विकास हो सके, सभी का समावेश हो सके, तो इस पर आधारित थी। दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, प्लीज आप हमारी हेल्प करें, इस वीडियो के साथ अपने दोस्तों को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। हम विश्वास दिलाते हैं पूरा पंचायती राज आपको कंप्लीट करवा देंगे, तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।